नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय में आज का विषय है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से जुड़ी सभी अवधारणाओं को देखेंगे। राष्ट्रपति अंग्रेजी में इसे प्रेसिडेंट कहते हैं। हमारे संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघीय कार्यपालिका जिसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल एवं महान्यायवादी सम्मिलित होते हैं। प्रश्न इसी 2-3 लाइनों से संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघीय कार्यपालिका का वर्णन हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है? 5 में। उसके बाद अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संघीय कार्यपालिका में कौन कौन होता है? राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, मंत्रिमंडल हो गया, उपराष्ट्रपति हो गए, मंत्रिमंडल हो गया, महान्यायवादी हो गया। अब आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद क्या है। जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये अनुच्छेद किससे संबंधित है, ये वाला अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 हमारा कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जो हमारा भारतीय गणराज्य है उसका राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग सीधे स्वयं करेगा अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। हमारा अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि वह अपने कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने द्वारा अपने अधीनस्थों के माध्यम से, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 58 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इनका वर्णन करता है हमारा अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों तथा यथा स्थिति संघ राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब निर्वाचित सदस्य क्यों होते हैं? कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में भी कुछ सदस्यों का मनोनयन होता है, लोकसभा में भी कुछ सदस्यों का मनोनयन होता है। तो जिनका मनोनयन राष्ट्रपति करेगा वो तो उनको वोट देंगे ही। तो ये हमारी जो राष्ट्रपति को लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित करने की जो पद्धति है उसके साथ अन्याय होगा। इसलिए अनुच्छेद 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्यों तथा यथास्थिति संघ राज्यों की विधानसभाओं के सभी सदस्य होंगे। लेकिन वो कैसे सदस्य होंगे? जो इलेक्टेड होंगे, निर्वाचित होंगे। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद हमारा 55 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। अब अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? कि जैसे किसी राज्य की जनसंख्या कितनी है तो वहां के विधायक का मत मूल्य क्या होगा, सांसद का मत मूल्य क्या होगा, इसी को हम कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा। अब आगे देखते हैं राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है, राष्ट्रपति कितने दिनों तक अपने कार्यकाल पर, अपने पद पर बना रह सकता है, तो उसके बारे में दिया है। जो राष्ट्रपति की पदावधि होती है वो सामान्यतः 5 वर्ष होती है। सामान्यतः 5 वर्ष किस तिथि से? जब से वह निर्वाचित लेता है, शपथ लेता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? शपथ, राष्ट्रपति का शपथ है। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा, महाभियोग की प्रक्रिया होगी। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? समय से पूर्व। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, वह भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। राष्ट्रपति भारत राज्य का प्रमुख होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के पदों को लेकर आपस में टकराव हो जाएगा। क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वो प्रत्यक्ष रूप से संसद का सदस्य चुना जाता है और संसद का सदस्य चुनने के बाद उसको क्या बना दिया जाता है?
लोकसभा का नेता बन जाएगा, बहुमत दल का नेता बन जाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं होता है, बल्कि एक मंडल के सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होता है, जैसा कि आपने देखा, एक निर्वाचक मंडल होता है। इस निर्वाचक मंडल में सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य कहाँ कहाँ के? लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के। ये रही बात यहाँ तक। अब आइए, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं इनको देखिए। ये बार बार पूछता है कि जो राष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति होता है, इनके निर्वाचन में, इनके चुनाव में कौन कौन से लोग भाग देते हैं। तो इनमें निम्न लोग शामिल होंगे: संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य। यहाँ इलेक्टेड की बात कर रहा है, मनोनयन की बात नहीं कर रहा है, इसको बार बार फोकस करना है। उसके बाद राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, चुने हुए सदस्य नहीं। ऐसा नहीं कि विधान परिषद के जो सदस्य चुन के आते हैं उनको इसमें भागीदारी दे दी जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश और दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये रही बात यहाँ तक। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचित या मनोनीत, व दिल्ली व पुडुचेरी के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। कौन कौन भाग नहीं लेता है? मनोनीत सदस्य, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो। विधान परिषदों के सदस्य, विधान परिषद मतलब विधान परिषद दो होती है ना सभाएं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। तो जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं और दिल्ली व पुडुचेरी के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अब आगे, जब कोई सभा विघटित हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते हैं। मानिए कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और उसी समय राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश के जितने भी सदस्य हैं विधानसभा के, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। वही कह रहा है कि जब विधानसभा कहीं की भंग है तो उस समय राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो उस राज्य विधानसभा का कोई भी सदस्य, निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं होगा। अब आगे कि राज्य विधानसभाओं तथा संसद सदस्यों के मतों की संख्या का निर्धारण कैसे किया जाता है कि एक राज्य विधानसभा के सदस्यों, जो सदस्य हैं, उनका कितना मत मूल्य है, और संसद के सदस्यों के मतों की संख्या का निर्धारण हम कैसे करते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य मतलब विधायक, तो एक विधायक के मत मूल्य हम कैसे निकालते हैं? उस राज्य की पूरी जनसंख्या, जैसे उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या 25 करोड़ है, वहां से निर्वाचित राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य उत्तर प्रदेश में 403, उसके बाद गुणे 1/1000। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोग हैं, तो यहां 25 करोड़ लिखेंगे। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कहीं दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। उसके बाद सदस्यों की संख्या अप्रॉक्सीमेट 400 मान लेते हैं, 403 है। उसके बाद बटा 1/1000। अब 3 जीरो से 3 जीरो कटा देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और 4 से 4 छक्का 24, 4 दूना 8, 625। तो 620 से 25 के बीच एक यूपी के विधायक का मत मूल्य है। ऐसे ही हम मत मूल्य निकालते हैं। 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी है, वहां से विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 403 है, गुणे 1/1000 कर दिया जाता है, तो ऐसे हमारा मत मूल्य आ जाता है। वैसे ही अब हम संसद सदस्य के मतों के मूल्यों का निर्धारण कैसे करते हैं। सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, सभी राज्य, जितने राज्य हैं, कितने राज्य हैं, 28 राज्य, इनके विधायकों का कुल मूल्य बता संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, इनका मत मूल्य निकाल लीजिए। संसद के निर्वाचित सदस्य 545, उनकी कुल संख्या हो गई। उसके बाद की संख्या में भाग दे देंगे, जितना आएगा उतना एक संसद का मत मूल्य होगा। ये रही बात। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और
गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। हमने समझा कि एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालते हैं, ये पूछा जाता है। ऑप्शन में ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी पूछा गया है, लोक सेवा आयोग के भी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसके लिए एक ही सूत्र है, एक विधायक का मत मूल्य बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा उस राज्य में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या गुणे 1/1000। अगर एक संसद का मत मूल्य पूछा जाए तो कुल राज्यों की विधानसभाओं के जो विधायक हैं उनका कुल मत मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भाग दे देंगे तो हमारा एक संसद का मत मूल्य कितना है वो आ जाएगा। अब आगे देखिए, के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है। अब ये तो हो गया चुनाव, अब कितना उनको मत प्राप्त करना है, जितना निश्चित मतों का कुल वैध मत बटा 2/1। मान लीजिए कि कुल वैध मत 100 पड़े हैं तो 100/2/1 मतलब 51 वोट अगर वो पा जाएगा तो राष्ट्रपति हमारे देश का बन जाएगा। कैसे? मान लीजिए कि कुल मत वैध मत पड़े हैं 100, उसमें 2 से भाग दे दीजिए, उसके बाद +1, 50% +1। ऑप्शन में ये भी आता है कि 50% +1 वैध मतों का। ये रही बात हमारे राष्ट्रपति तक की। अब राष्ट्रपति के पद है तो अहर्ता क्या है, योग्यता क्या है, इस पे बात करते हैं। क्या क्या अहर्ताएं हैं? अहर्ता मतलब योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत गणराज्य का नागरिक होना चाहिए। उम्र 35 वर्ष से कम की ना हो, अर्थात वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में या किसी सार्वजनिक निकायों में काम न करता हो या लाभ के पद पर न हो, बस। अब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अगर कोई पर्चा भरने जाता है तो क्या जरूरी होता है? 25 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। और जमानत राशि 15,000 रुपए है। यह 15,000 रुपए की राशि कब जब्त हो जाती है? जब हम जितने वैध मत है उसका 1/6 मत प्राप्त नहीं होता है तो यह 15,000 की जमानत राशि जो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ते समय जमा की जाती है वो जब्त हो जाती है। अब राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या हैं? अब राष्ट्रपति पद के लिए शर्त क्या है इसको देखिए। वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्याग पत्र देना होगा। अगर कोई लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है तो और राष्ट्रपति इसी दरमियान बन जाता है तो पद धारण करने के पहले उसे उस पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, उसे राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा, उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। पदावधि, महाभियोग व पद रिक्तता। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। हालांकि वह 5 वर्ष के पूर्व भी अपना पद क्या कर सकता है? त्याग देता है। पद कैसे त्याग करेगा? किसी भी समय त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। शपथ ग्रहण कहाँ करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष या मुख्य न्यायाधीश द्वारा अगर किसी को कह दिया जाएगा कि ये करेंगे तो उनके द्वारा। अब राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा भी पद से हटाया जा सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करे। राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रहता है। अगर 5 वर्ष का समय 20 जनवरी को खत्म हो गया तो और अगर नया राष्ट्रपति 25 जनवरी तक चुना जाता है तो ये 5 दिनों तक भी राष्ट्रपति बना रह सकता है। भारत में राष्ट्रपति जो व्यक्ति है वह पुनः निर्वाचित हो सकता है। हालांकि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बनता है। अमेरिका में राष्ट्रपति की पदावधि 4 वर्ष होती है। कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में कितनी बार बनेगा इसका कोई उल्लेख नहीं है, पुनर्निर्वाचित हो सकता है।
अब आगे राष्ट्रपति पर महाभियोग की क्या प्रक्रिया है, इसको भी देखते हैं। योग, महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाने की क्या प्रक्रिया है। समय पूर्व, संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर कैसे हटाए, एक ही है। संविधान का अगर राष्ट्रपति उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग लगाकर समय पूर्व अर्थात 5 वर्ष के पहले भी उसको हटाया जा सकता है। अब महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। संसद का कोई भी सदन हो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कहीं भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, स्टार्ट की जाती है। उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रारंभ किया जाएगा, जैसे 545 है तो 1/4 सदस्य, अगर लोकसभा से प्रस्ताव पारित करना है, अगर राज्यसभा से प्रस्ताव पारित करना है तो 245/1/4 गुणे 1/4 कर देंगे। इतने लोग जब लोग हो जाएंगे तो प्रक्रिया चालू हो जाएगी। राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस दिया जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। अगर राज्यसभा से महाभियोग का प्रस्ताव पारित होता है तो उसे 2/3 बहुमत के साथ लोकसभा में भेजा जाएगा। इन आरोपों की जांच करानी चाहिए। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटना होगा। राष्ट्रपति को मौका दिया जाता है कि वह अपनी बात को रखे, वह अपना पक्ष रखे। लेकिन अगर वह अपना पक्ष नहीं रख पाता है और संसद की दोनों जो सभाएं होती हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसके 2/3 सदस्यों के द्वारा अगर यह पारित कर दिया जाता है कि महाभियोग का प्रस्ताव सही है तो राष्ट्रपति उसी दिन से अपने पद से उसको हटना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। आगे महाभियोग संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसमें ध्यान देने योग्य है। देखिए, संसद योग ध्यान देने योग्य बातें हैं। संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था इस महाभियोग में भाग लेते हैं। अब देखिए यह अन्याय कहाँ होता है। जिसको राष्ट्रपति ने संसद का सदस्य बना दिया वही राष्ट्रपति को हटाने की अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेता है। यही इसकी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। भाई, जब निर्वाचन में भाग ही नहीं लिए तो हटाया जब जा रहा है, महाभियोग लगाया जा रहा है तो आपको उसमें भाग नहीं लेना चाहिए, लेकिन भाग लेते हैं। तो प्रश्न ये भी बार बार पूछा जाता है कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सभी सदस्य जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, क्या महाभियोग का प्रस्ताव लागू जब लाया जाता है राष्ट्रपति पर तो क्या वही सभी सदस्य होते हैं या उनसे इतर भी कुछ सदस्य होते हैं? तो जो सदस्य मनोनीत भी किए जाते हैं वो भी राष्ट्रपति पर जब महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है तो उसमें उसके निर्वाचक मंडल में उस भाग लेते हैं। यही हमारी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। अब राज्य विधानसभाओं के भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वो तो भाग लिए थे राष्ट्रपति के निर्वाचन में, लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया होती है तो लोकसभा और राज्यसभा की ही हमारे संविधान में बात की गई है, तो ये भी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी न्याय नहीं है। अब राष्ट्रपति के पद की रिक्तता 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर, त्याग पत्र देने पर, महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर या मृत्यु होने पर, निर्वाचन अवैध घोषित होने पर, ये 4-5 तरीके हैं जिसके द्वारा राष्ट्रपति की पद की रिक्तता हो जाती है, राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। अब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो जाएगी तो राष्ट्रपति का काम कौन देखेगा? उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। अगर ये भी नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर ये भी नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके वरिष्ठतम न्यायाधीश। अगर ये भी नहीं है तो कार्यवाहक के रूप में जो कार्य कर रहे हैं वो करेंगे। अब राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, इनको भी देखते हैं। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है कि हमारे संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक, भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघीय व्यवस्था का वर्णन किया गया है। उसी में हम राष्ट्रपति विषय को पढ़ रहे हैं। आगे उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे, मंत्रिमंडल को पढ़ेंगे। ऐसे ही ये हमारी कक्षा चलती रहेगी।
तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति क्या होती है। कार्यकारी शक्ति मतलब कार्य करने की शक्ति। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है, भारत गणराज्य का प्रमुख होता है। वह नियम बना सकता है, वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रश्न पूछता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका चयन होता है, मतलब इलेक्शन होता है, अपॉइंटमेंट होता है, मनोनयन होता है, या क्या होता है। तो जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री, इनका क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है। ये बहुत बार पूछा गया है। अपॉइंटमेंट होता है पीएम और अन्य मिनिस्टर का। अब पीएम का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, और इन लोगों का भी मतलब और मंत्रीगण का भी जो अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन पीएम की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर कैबिनेट के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये लोग कार्य करते हैं। ये रही बात। ये बार बार पूछा जाता है, पीएम प्रधानमंत्री का क्या होता है, नियुक्ति होता है, चयन होता है, इलेक्शन होता है, मनोनयन होता है। तो आप अंग्रेजी वाला शब्द याद करेंगे, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट। अब आगे, वह ऐसे नियम बना सकता है कि केंद्र सहज रूप से कार्य कर सके, मतलब वो राष्ट्रपति ऐसे नियमों को बना सकता है कि जिससे केंद्र अपने कार्यों को आसानी से करे। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। विधायी शक्तियां क्या क्या है, विधायी शक्तियों के बारे में देखते हैं। बैठक को आहूत करना, बुलाना मतलब आहूत करना। आप कई जगह देखते हैं आहूत, बुलाना। वह संसद की बैठक को बुला सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है। वह साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए क्या करता है, मनोनीत करता है। उसके बाद ये वाला हट गया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद अथवा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है, भाषण देता है, संबोधित करता है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में हम बात करते हैं, क्या क्या वित्तीय शक्तियां हैं, वित्त से संबंधित क्या क्या शक्तियां हैं। तो देखिए, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 धन विधेयक की बात करता है। चूंकि राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही इसको सदन में प्रस्तुत किया जाता है। यही बात कह रहा है कि जो हमारा धन विधेयक है, मनी बिल, इसको राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात केंद्रीय बजट, केंद्रीय बजट को ही क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखता है। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। अगर कहीं ग्रांट देना है, अनुदान देना है, तो यह राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आता है। बिना उसकी अनुमति के, उसकी मतलब राष्ट्रपति की अनुमति कोई भी अनुदान नहीं दिया सकता है। वह भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 368 के तहत जो निधि बनाई जाती है, किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था करता है। मतलब कोई अदृश्य व्यय है, उसके में भुगतान करता है, भुगतान करना होगा तो भारत की जो आकस्मिक निधि है उससे भुगतान कर सकता है। संचित निधि एक होती है, आकस्मिक निधि होती है। इन पर अधिकार लगभग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही होता है। अगला हमारा है न्यायिक शक्तियां। वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई इस समय है या जब रहते हैं, उनका उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। देखिए, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश है और जितने हमारे उच्च न्यायालय हैं, पूरे इंडिया में अभी उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। अब देखिए, वह उच्चतम न्यायालय से किसी वह उच्चतम न्यायालय से किसी विधि तथ्य पर सलाह ले सकता है। किसी नियम कानून पर वह उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। यह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। वह किसी व्यक्ति को उसके अपराध सिद्ध दंड को क्षमा कर सकता है। कूटनीतिक शक्तियां क्या है राष्ट्रपति की, कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतिज्ञों जैसे राजदूत व उच्चायुक्तों को भेजता है और उनका स्वागत करता है। सैन्य शक्तियां क्या होती है राष्ट्रपति की, इसके बारे में हम बात करेंगे। राष्ट्रपति भारत सरकार के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। थल जल वायु सेना प्रमुखों की नियुक्ति करता है।
सैन्य शक्तियों में क्या है राष्ट्रपति की? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, और थल सेना हो, नभ सेना हो और जल सेना हो, तीनों के सर्वोच्चों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपातकालीन शक्तियां हम पढ़ चुके हैं। आपातकालीन उपबंध में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 2 अनुच्छेद है इसके लिए हमारे संविधान में, अनुच्छेद 356 और 365। डिटेल बात कर चुके हैं आप। हमारे पिछले वीडियोस को, पिछली पॉलिटी की कक्षाओं को आप देखेंगे। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अब राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है? इसके बाद विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे देता है, अपनी अनुमति दे देता है, सहमति दे देता है। विधेयक प्रस्तुत होने पर राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। अगर संसद से अर्थात राज्यसभा और लोकसभा से पारित होके कोई विधेयक, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होके कोई विधेयक अगर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होता है। वह जो विधेयक आता है उसको पास कर सकता है, आरक्षित कर सकता है और उसे वापस लौटा देता है, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। 3 विकल्प होते हैं, या वह तो तुरंत अनुमति अपनी दे देगा, या अपने पास रिजर्व रख लेगा, आरक्षित रख लेगा, या तीसरा विकल्प होता है कि वह उस सदन को वापस कर देगा कि आप जो विधेयक हमारे पास अनुमति के लिए, हमारी सहमति के लिए भेजे हैं उस पर आप पुनर्विचार करिए। अब ये तीनों बात है। अब आगे देखिए वीटो शक्ति क्या होती है। वीटो में 4-5 तरह के वीटो होते हैं। अत्यंतिक वीटो क्या होता है? अत्यंतिक वीटो, इसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। यह राष्ट्रपति की अपनी जो वीटो के अधिकार है उसमें है, विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। निलंबनकारी वीटो, पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे, निलंबन कर देंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। पॉकेट वीटो न अस्वीकार करता है न ही लौटाता है, अपने पास रख लेता है। 3 प्रकार की वीटो की शक्ति है राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक के संदर्भ में। एक आत्यंतिक वीटो, विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेगा। दूसरा निलंबनकारी वीटो, पुनर्विचार के लिए भेज देगा उस सदन के पास। और तीसरा पॉकेट वीटो, न भेजेगा न कुछ करेगा, अपने जेब में रख लेगा, अपने पास सुरक्षित रख लेगा। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। अब राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो क्या क्या होता है? राज्य विधायिका पर भी तो वही राष्ट्रपति का वीटो होगा। राज्य की विधायिका अर्थात राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। अब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचार हेतु उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो उसके लिए 4 विकल्प होते हैं। अब देखिए, अगर राज्य विधायिका द्वारा कोई विधेयक पास करके राज्यपाल के पास दे दिया गया, ठीक, और राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया पुनर्विचार के लिए, उस पर देखने के लिए, सुनने के लिए, तो राष्ट्रपति उस पर 4 प्रकार के उसके पास चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जैसे जो लोकसभा और राज्यसभा, अभी हम बात किए थे, लोकसभा और राज्यसभा जो विधेयक भेजती है प्रेसिडेंट के पास, तो जो 3 विकल्प होते हैं, कौन कौन से विकल्प? तुरंत उसको पास कर देगा, रिजर्व रखेगा, और या तो वापस कर देगा, रिटर्न कर देगा। यही तीनों विकल्प है। इसके अलावा एक विकल्प ये है कि यह तीनों विकल्प है, और एक विकल्प यह है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए। 4 चीजें हो गई। अगर कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल के पास भेजा जाता है और राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेज देता है तो राष्ट्रपति के पास 4 विकल्प होते हैं उस विधेयक के संदर्भ में। पहला स्वीकृति दे देगा, दूसरा अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख लेगा, तीसरा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है, चौथा वह पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। कौन कौन से विकल्प होते हैं? राष्ट्रपति के पास, वो तो राज्यपाल का था, राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल या तो दे देगा अनुमति, या अपने पास रख लेगा, या पुनर्विचार के लिए वापस कर देगा, या राष्ट्रपति को भेज देगा कि राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति दे। और अगर फिर राज्यपाल, गवर्नर अगर राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को, देखिए इसको समझिए ध्यान से, ये राज्य विधानमंडल है, ये हमारा राज्य विधानमंडल है। कोई विधेयक भेजता है
राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल इस पर 4 तरीके का काम करता है। पहला, अनुमति दे देगा, वापस लौटा देगा, सुरक्षित रख लेगा, या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर लेगा। ध्यान से देखिए, राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लेगा। अब यहां तक राज्य का विधानमंडल का जो विधेयक आ गया, राष्ट्रपति के राज्यपाल के पास आ गया। अगर ये 3 कंडीशन के अलावा ये चौथी कंडीशन आती है राष्ट्रपति के विचारार्थ, तो राष्ट्रपति इसके पास भी 3 ही विकल्प होते हैं। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति के पास जो 3 विकल्प हैं, कौन कौन से हैं? देखिए, अपनी स्वीकृति दे देंगे राष्ट्रपति, इस पर स्वीकृति दे देंगे, स्वीकृति दे देंगे, अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। और नहीं तो तीसरा विकल्प है कि वह राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं कि वह उस राज्य विधानमंडल को इस पर पुनर्विचार करने के लिए, जो विधेयक हमारे पास आया है राज्य विधानमंडल का, उस पर पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाएगा। केवल एक कंडीशन है, वह विधेयक धन विधेयक नहीं होना चाहिए। ये हमारी बातें हो गई। अब अगला है अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। अध्यादेश एक तरीके का कानून ही होता है। अब राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। यह पूछता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 1, 2, 3, 123। राष्ट्रपति को यह शक्ति उसे अप्रत्याशित अथवा अविलंबनीय मामलों में निपटने हेतु दी गई है, परंतु इस शक्ति के प्रयोग में 4 सीमाएं हैं, इसकी 4 बाउंड्रियां हैं। इसी के तहत रहकर राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जिसे कहते हैं, पारित कर सकता है। ऑर्डिनेंस। अभी मणिपुर में आप देख रहे हैं, मणिपुर की स्थिति कई महीनों से भयावह होती जा रही है, चर्चा में रह रहा है। वहां क्या क्या चीजें हो रही है, मैतेई और कुकी समुदाय के लोग आपस में लड़ रही है, वहां की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो उस पर अगर राष्ट्रपति संज्ञान लेकर वहां के लिए ऑर्डिनेंस पारित करता है, तो उस स्थिति में ऑर्डिनेंस पारित कर सकता है, अध्यादेश पारित कर सकता है। तो उसके लिए हमारे संविधान का अनुच्छेद 123 में यह उस राष्ट्रपति को अधिकार मिला है। अब अध्यादेश कब कब जारी किया जा सकता है, इसको पढ़ते हैं। अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है, ध्यान से देखिए, अध्यादेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों अथवा दोनों में से एक भी सदन न चल रहा हो। उस समय भी जारी किया जा सकता है जब दोनों में से एक सदन का सत्र चल रहा हो। अध्यादेश तभी जारी हो सकता है जब बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थितियां ऐसी है जिसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। सभी मामलों में अध्यादेश जारी करने की उसकी शक्ति केवल समयावधि को छोड़कर संसद की कानून बनाने की शक्तियां संविस्तीर्ण ही है। इनके 2 विवक्षाएं हैं जिन पर संसद कानून बना सकती है। अध्यादेश की वही संवैधानिक सीमाएं हैं जो संसद द्वारा बनाए गए कानून की। मतलब राष्ट्रपति जो अध्यादेश बनाता है वह उतना ही चलन में है, उतना ही मान्य है जितना संसद द्वारा जो अधिनियम बनाया जाता है। लेकिन समय की सीमा है। अब समय की सीमा क्या है? संसद की जो अवसान, संसद का जो 17वां होगा, 16वां नहीं 17वां, संसद का 17वां की अवधि में जारी अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर यदि दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो वह कानून का रूप धारण कर लेता है। अगर मणिपुर मामले पर अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा लाया गया और संसद के द्वारा इसको पारित कर दिया गया तो यह अध्यादेश अधिनियम बन जाता है। बात समझिए, मणिपुर पर राष्ट्रपति कोई ऑर्डिनेंस बिल लाता है, अध्यादेश लाता है अनुच्छेद 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत, तो संसद उसे अगर पारित कर देगी तो वह अधिनियम बन जाएगा, कानून का रूप धारण कर लेगा। यदि इस पर संसद कोई कार्रवाई नहीं करती है तो संसद की दोबारा बैठक के 6 सप्ताह बाद यह अध्यादेश पुनः स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर संसद
एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, अगर संसद की पुनः बैठक हुई और अध्यादेश को पारित नहीं किया गया तो अध्यादेश क्या हो जाएगा, 6 सप्ताह बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। दो कंडीशन हमने समझा। अब आगे देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति, अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जिसमें वह मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। राज्यपाल के पास वो शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति के पास वो शक्ति है जो सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों में उलटफेर कर सकता है, उसको कम कर सकता है, उसको माफ कर सकता है। राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। तो आइए राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 72 में प्राप्त है उस पर बात करते हैं। राष्ट्रपति को निम्न मामलों में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में, संघीय विधि सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड का हो, इसको भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है उसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं। क्षमा किसे कहते हैं, परिहार किसे कहते हैं, इन सारी चीजों को कभी कभी पूछ लेता है प्री के दृष्टिकोण से। तो इसको भी हमने अपने क्लास का एक रूप दिया है। क्षमा, इसमें दंड व बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी के सभी दंडों से मुक्त कर दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो दंड व बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है और जो दोषी है वो दंड मुक्त हो जाता है। लघुकरण, दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। जैसे अगर मृत्यु दंड की सजा है तो कठोर कारावास हो गया, कठोर कारावास की सजा है तो कारावास हो गया। अगला परिहार। देखिए परिहार क्या होता है, इसमें दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम कर दिया जाता है। जैसे कठोर कारावास है, कठोर कारावास की सजा किसी को मिली है 6 वर्ष की, ठीक है, तो इसकी अवधि को 4 वर्ष कर दिया जाएगा। सजा वही रहेगी, उसका समय कम कर दिया जाएगा, जिसको परिहार कहा जाता है। विराम, किसी दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किसी विशेष परिस्थिति में कम कर दिया जाता है। विराम और परिहार दोनों में अवधि को कम किया जाता है, ठीक। जैसे कोई गर्भवती महिला है, इस कंडीशन में, कोई अपंग है, इस कंडीशन में। प्रविलंबन, किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना जिसका उद्देश्य यह होता है कि दोषी व्यक्ति की क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप परिवर्तन याचना के लिए समय देना। दंड का स्वरूप है, मृत्यु दंड है, उसमें परिवर्तन हो जाए इसके लिए दोषी व्यक्ति को समय दिया जाता है और इसको अस्थायी रूप से रोक लगा दिया जाता है। अब आगे देखिए, राज्यपाल की भी जो क्षमादान की शक्तियां हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल भी क्षमादान करने की शक्ति रखता है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल, 161 के तहत राष्ट्रपति, 72 के तहत क्षमादान की शक्ति अंतर्गत राज्य का राज्यपाल भी क्षमादान की शक्ति रखता है। राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता, राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है, अस्थायी रोक लगा सकता है, परंतु निम्नलिखित 2 परिस्थितियों में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां राष्ट्रपति से भिन्न है। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं। जो हमारा सैन्य न्यायालय होता है जिसे कोर्ट मार्शल कहते हैं, सैन्य न्यायालय, इसके द्वारा दी गई जो सजा है उसको राज्यपाल का हक नहीं है कम करने का, और राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है और राज्यपाल नहीं। ये हमारी जो कक्षा रही, राष्ट्रपति से जुड़े सभी पहलुओं पर हमने गहनता पूर्वक अध्ययन किया। आपको यह हमारी राज्य व्यवस्था की कक्षा कैसी लगती है? अगर आपको हमारी कक्षा अच्छी लगती है तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाएं और अपने विचार दें। अगर किसी भी कक्षा की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7081788388 पर आप अपना नाम और जिस कक्षा की पीडीएफ आपको चाहिए
उसको आप लिख कर दे दें, आपके पास अविलंब वो कक्षा पहुंच जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर अगले अध्याय उपराष्ट्रपति के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।